Easy PSM, upbeat modern pop. Easy PSM, snaps are easy. Positive, academic, trustworthy. हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ एसोसिएशन। मेजर्स ऑफ एसोसिएशन का जो कैलकुलेशन पार्ट है, उसमें जो कैलकुलेशन है वो देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर्स ऑफ एसोसिएशन हम जब केस कंट्रोल स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी पढ़ेंगे तब देखेंगे। एसोसिएशन क्या होता है? जब दो वेरिएबल साथ साथ चल रहे होते हैं और उनके साथ साथ चलने की प्रोबेबिलिटी बाई चांस से ज़्यादा होती है, देन वी कैन से इट इज एसोसिएशन। और ये एसोसिएशन कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम एसोसिएशन मेजर करते हैं, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। एपिडेमियोलॉजी में एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी में हम कोज एंड इफेक्ट देख रहे होते हैं कि ए के कारण बी पर क्या इफेक्ट आता है, या बी का कोज ए है या नहीं है। कोज एंड इफेक्ट हमने पढ़ा था। कोज पता करने से पहले हमें एसोसिएशन पता करना होता है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज से हम हमेशा एसोसिएशन पता कर पाते हैं, और एसोसिएशन में जब हिल्स के 10 क्राइटेरियाज लगाते हैं तो हमें कोजेशन का पता चलता है। ठीक है, सो आज के टॉपिक में हम एसोसिएशन को कैसे मेजर करते हैं वो देखेंगे। सो एसोसिएशन के लिए हम एनालिटिकल स्टडी करते हैं। मेनली 3 प्रकार की स्टडी से हमारे पास एसोसिएशन आता है: कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी एंड आरसीटी। कोहॉर्ट स्टडी में हम रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क निकालते हैं। ये तीनों ही जो एसोसिएशन के मेजर्स होते हैं। और अगर हम आरसीटी कर रहे हैं और इंसिडेंस पर बेस्ड है, इंसिडेंस निकाल रहे हैं उससे, ना कि इफेक्ट मेजर कर रहे हैं, तो भी एसोसिएशन के मेजर्स जो रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिलेटिव रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क होगी। केस कंट्रोल स्टडी में हम ऑड्स रेशियो देखते हैं। आरसीटी में हम एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन, रिलेटिव रिस्क रिडक्शन, नंबर नीडेड टू ट्रीट एंड नंबर नीडेड टू हार्म देखते हैं। इनको अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है ऑड्स रेशियो। तो हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम 2 by 2 टेबल बनाते हैं तो ऊपर डिजीज प्रेजेंट और डिजीज एब्सेंट आता है, नीचे एक्सपोजर प्रेजेंट एब्सेंट ये आता है। तो ऑड्स क्या होता है? ऑड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवेंट divided by probability of not having an event. So odds is P divided by 1 minus P. अब इस केस में अगर हमें odds देखना हो एक्सपोजर का, कि केस में एक्सपोजर के odds कितने हैं, तो ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाई C। और वहीं हमें कंट्रोल में या जिनमें डिजीज नहीं है उनमें odds देखना हो एक्सपोजर का, तो ये हो जाएगा B डिवाइडेड बाई D। और जब इनका रेशियो आ जाएगा, ऑड्स रेशियो, तो ऊपर आ जाएगा ऑड्स केस का, नीचे ऑड्स कंट्रोल का, और ये ऑड्स किसके हैं? एक्सपोजर के। तो ये हो जाएगा ऑड्स रेशियो इज odds of cases, odds of exposure among cases divided by odds of exposure among controls। तो ये आ जाएगा A डिवाइडेड बाई C डिवाइडेड बाई B बाई D, तो ये आ जाएगा AD डिवाइडेड बाई BC। सो odds रेशियो आ जाएगा AD BC। ये हम पढ़ते हैं, ये कैसे आया वो हमने देख लिया। ठीक है, अब इस odds में हमने क्या किया था? इस odds में हमने एक्सपोजर का ऑड्स निकाला है, तो इसको हम एक्सपोजर ऑड्स रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोजर ऑड्स रेशियो भी कहते हैं। एक्सपोजर ऑड्स रेशियो भी कहते हैं। केस कंट्रोल स्टडी हम कैसे करते हैं? केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट स्टडी में मेजर डिफरेंस क्या होता है? केस कंट्रोल स्टडी
केस से स्टार्ट होती है, डिजीज या नॉन डिजीज से स्टार्ट होती है, और कोहोर्ट स्टडी एक्सपोजर या नॉन एक्सपोजर से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जो स्टडी केस या कंट्रोल से स्टार्ट होगी उसमें हम क्या देख रहे होंगे, एक्सपोजर के होने के ओड्स देख रहे होंगे। क्या? एक्सपोजर के होने के ओड्स देख रहे होंगे, तो इसीलिए हम इसको एक्सपोजर ओड्स रेशियो बोलते हैं। तो जो ओड्स रेशियो हम केस कंट्रोल स्टडी में देखते हैं उनको एक्सपोजर ओड्स रेशियो भी बोलते हैं, और वो निकालते हैं AD डिवाइडेड बाई BC। अब कोहोर्ट स्टडी में क्या होता है, 2/2 टेबल ऐसे बनती है, ऊपर डिजीज, एक्सपोजर, नॉन एक्सपोजर। अब कोहोर्ट स्टडी हम कहाँ से लेकर चलते हैं, एक्सपोजर से लेकर चलते हैं, नॉन एक्सपोजर से लेकर चलते हैं, फिर उसको फॉलो करते हैं कि कितनों में डिजीज हुई, कितनों में डिजीज नहीं हुई। तो एक्सपोज्ड जो हैं उनमें डिजीज होने के ओड्स कितने होंगे, एक्सपोज्ड जो है उनमें डिजीज होने के A डिवाइडेड बाई B, और जो नॉन एक्सपोज्ड है उनमें डिजीज होने के ओड्स कितने होंगे, C डिवाइडेड बाई D। तो इन दोनों का जब रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा ओड्स रेशियो ऑफ हैविंग द डिजीज, odds ratio of having the disease among exposed divided by odds ratio having the disease among non exposed। तो ये आ जाएगा A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C बाई D। तो ये आ जाएगा AD डिवाइडेड बाई BC। ठीक है, तो ये जो odds रेशियो है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस odds रेशियो में हम डिजीज के होने के ओड्स निकाल रहे हैं। किसके? डिजीज के होने के ओड्स निकाल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिजीज ओड्स रेशियो। क्या बोलते हैं? डिजीज ओड्स रेशियो। तो हमने देखा कि एक्सपोजर ओड्स रेशियो भी यही होता है, AD डिवाइडेड बाई BC, और डिजीज ओड्स रेशियो भी यही होता है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। अब हमें पता कैसे चलेगा ये डिजीज ओड्स रेशियो एक्सपोजर ओड्स रेशियो है, वो हमें पता चलेगा कि हमारी स्टडी डिज़ाइन क्या थी, टाइप ऑफ स्टडी क्या थी, हमने कौन सी स्टडी की थी। अगर केस कंट्रोल स्टडी की थी तो हम एक्सपोजर ओड्स रेशियो देख रहे होते हैं, और अगर कोहोर्ट स्टडी की तो हम डिजीज ओड्स रेशियो देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ओड्स रेशियो हमने देख लिया। ओड्स रेशियो केस कंट्रोल कोहोर्ट दोनों में देख सकते हैं, इवन क्रॉस सेक्शनल में भी देख सकते हैं। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ केस कंट्रोल में देखते हैं, नहीं, हम दोनों में देख सकते हैं, और दोनों के ओड्स रेशियो को अलग अलग बोलते हैं। केस कंट्रोल में उसको एक्सपोजर ओड्स रेशियो बोलते हैं, और कोहोर्ट में डिजीज ओड्स रेशियो बोलते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। गॉट इट? अभी एक एग्जांपल है, ये दिया हुआ है। तो जब भी आपको ओड्स रेशियो कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले आपको 2/2 टेबल अपनी अच्छे से बनी हुई हो वो देखना है। तो ऊपर हमेशा डिजीज आएगी और साइड में एक्सपोजर आएगा। तो इसमें ऊपर डिजीज ही दी हुई है, साइड में एक्सपोजर दिया हुआ है, तो ओड्स रेशियो आ जाएगा AD डिवाइडेड बाई BC। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, A इज 112, D इज 224, B इज 176 एंड C इज 88, तो आ जाएगा 1.62। अब ये 1.62 तो कैलकुलेट कर लिया, बहुत ईजी है। इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इसका इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट होता है। ये कह रहा है, इसमें हमने क्या ओड्स रेशियो निकाला है। अगर हमें कुछ दिया हुआ नहीं हो कि एक ऐसी स्टडी है तो हम उसको केस कंट्रोल मानकर चलते हैं, और अगर हमें ये पता नहीं हो कि कौन सा ओड्स रेशियो है तो हम उसको एक्सपोजर ओड्स रेशियो ही मानकर चलते हैं। ठीक है, तो ये ओड्स रेशियो ओड्स ऑफ हैविंग एक्सपोजर है। तो चूंकि एक्सपोजर ओड्स रेशियो है तो हमें सिर्फ एक्सपोजर को देखना है, नॉन एक्सपोजर को हमें भूल जाना है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? ये कह रहा है कि जो केस हैं उनके 1.62 टाइम्स एक्सपोजर होने की संभावना ज़्यादा है बजाय कि जो केस नहीं है। इट मीन्स कोरोनरी हार्टरी डिजीज केसेस के स्मोकर होने की संभावना 1.62 गुना ज़्यादा है
in comparison to those who are not having the disease. Got it? Got it? So those with CHD are 1.6 times more likely to be smokers than those without CHD. ओके, सो हम एक्सपोजर ऑड्स रेशियो देख रहे हैं। यहाँ पे हमें 1.62 टाइम्स जो है वो एक्सपोजर के टर्म्स में बताना है, ना कि डिजीज के टर्म्स में। हम ये नहीं कह सकते कि जो स्मोकर्स हैं उनमें 1.62 टाइम्स डिजीज होने की संभावना ज़्यादा है। क्यों? वो हमने देखा ही नहीं, हमने डिजीज ऑड्स रेशियो नहीं देखा है, हमने एक्सपोजर ऑड्स रेशियो देखा है जो कि एक्सपोजर को बताएगा, एक्सपोजर की स्ट्रेंथ को मेजर करेगा। और एक्सपोजर स्मोकिंग है, तो स्मोकिंग केस में और कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, कितने गुना ज़्यादा है केस में कंट्रोल से या कम है, वो बताएगा एक्सपोजर ऑड्स रेशियो। तो इसको इंटरप्रेट करेंगे, दोज विद CHD आर 1.62 टाइम्स मोर लाइकली टू बी स्मोकर देन दोज विदाउट CHD। गॉट इट? ऑड्स रेशियो जो है वो 1 से कम हो सकता है, 1 हो सकता है और 1 से ज़्यादा हो सकता है। अगर ऑड्स रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब एक्सपोजर के ऑड्स केस में कम है कंट्रोल के कंपैरिजन में, तो इसको हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव फैक्टर। सपोज 0.78 आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि जो केस है CHD है उसमें एक्सपोजर होने की प्रोबेबिलिटी कम है, 0.78 है, कम है कंट्रोल से, तो वो एक्सपोजर तो बेनिफिशियल हो गया ना, तो उसको प्रोटेक्टिव फैक्टर बोलेंगे। अगर दोनों में बराबर है, इट मीन्स एक्सपोजर होने की प्रोबेबिलिटी केस और कंट्रोल में दोनों में बराबर है, तो वो ना तो रिस्क फैक्टर होगा और ना ही प्रोटेक्टिव फैक्टर होगा, वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ऑड्स रेशियो 1 से ज़्यादा है, इट मीन्स केस में एक्सपोजर कंट्रोल की कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो उसको हम रिस्क फैक्टर बोल देंगे। ठीक है, तो ऑड्स रेशियो हमने देखा था, ऑड्स रेशियो इज AD डिवाइडेड बाई BC, वो होगा अनमेस्ड केस कंट्रोल स्टडी में। केस कंट्रोल स्टडी हम कभी कभी क्या करते हैं, पेयर्ड केस कंट्रोल स्टडी करते हैं या मेस्ड केस कंट्रोल स्टडी करते हैं। उसमें क्या होता है, केस को जब लेते हैं और कंट्रोल को जब चूज करते हैं तो उसको मैचिंग कर देते हैं कुछ क्राइटेरिया में, चाहे एज के साथ कर देते हैं, सेक्स के साथ कर देते हैं, रेस के साथ कर देते हैं। तो उस कंडीशन में जब हम मेस्ड केस कंट्रोल स्टडी करते हैं तो ऑड्स रेशियो कैसे निकालेंगे। एक स्टडी है केस और कंट्रोल, सपोज एज के लिए मैच कर दिया, तो ये एक पेयर बना सेम एज ग्रुप का, फिर दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, पांचवा, छठा, ऐसे बने, और उसमें एक्सपोजर था केस में, कंट्रोल में नहीं था, नहीं था, ऐसे आया। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे कितने पेयर हैं जो दोनों एक्सपोजर है, 1 2। ऐसे कितने पेयर हैं जो दोनों नॉन एक्सपोज्ड हैं, 1 2 3। तो इसके हम टेबल बनाएंगे, तो हमने देखा था मैकनेमार टेस्ट में कैसे बनाएंगे, ऊपर कंट्रोल आता है और नीचे केस आता है। ठीक है, ऐसे बनाते हैं 2x2 टेबल मेस्ड केस कंट्रोल स्टडी में। यहाँ पे एक्सपोजर प्रेजेंट, एक्सपोजर एब्सेंट, एक्सपोजर प्रेजेंट, एक्सपोजर एब्सेंट। ठीक है, याद है? याद नहीं हो तो याद कर लेना। तो ऐसे बनाते हैं। तो अब हमें ऐसे कितने पेयर हैं हमने आइडेंटिफाई किए थे जिसमें दोनों एक्सपोज्ड हैं, 2, जिसमें दोनों नॉन एक्सपोज्ड हैं, 3। तो ये तो 2 3 डी हो गए। अब नॉन एक्सपोज्ड, केस एक्सपोज्ड, कंट्रोल नॉन एक्सपोज्ड, केस एक्सपोज्ड, कंट्रोल नॉन एक्सपोज्ड, ऐसे 4 पेयर हैं जो कि बी आएगा। केस नॉन एक्सपोज्ड, कंट्रोल एक्सपोज्ड, ऐसा एक पेयर है जो कि सी हो जाएगा। ठीक है, सो ए इज 2, बी इज 4, सी इज 1 एंड डी इज 3। अब जिसमें केस एंड कंट्रोल दोनों एक्सपोज्ड हैं वो ए हो गया, केस एंड कंट्रोल दोनों नॉन एक्सपोज्ड हैं वो डी हो गया, और इस पेयर को बोलते हैं कॉन्कॉर्डेंट पेयर्स। दोनों में एक जैसी वैल्यू है, या तो एक्सपोज्ड हैं दोनों या नॉन एक्सपोज्ड हैं। अब जिसमें केस एक्सपोज्ड है, कंट्रोल नहीं है, उसको बी बोलते हैं, और जिसमें केस एक्सपोज्ड
नहीं है और कंट्रोल एक्सपोज्ड है उसको डी बोलते हैं, और ये डिस्कॉर्डेंट होते हैं क्योंकि एक में एक्सपोज्ड है दूसरे में नॉन एक्सपोज्ड है। तो जो कंकॉर्डेंट है उनको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो तो सेम है, तो हमारे लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। हम जस्ट बी एंड डी को लेके चलेंगे, सॉरी बी एंड सी को लेके चलेंगे, दिस इज सी, सॉरी दिस इज सी, बी एंड सी को लेके चलेंगे और ऑड्स रेशियो यहाँ पर हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई सी। सो मैच्ड केस कंट्रोल स्टडी में ऑड्स रेशियो विल बी बी डिवाइडेड बाई सी। ओके, सो एक टेबल दी हुई है और हमें करना क्या है, कैलकुलेट द मैच्ड पेयर ऑड्स रेशियो फॉर दीज केसेज। सो हम देखते हैं स्टडी क्या पेड केस कंट्रोल स्टडी है, ऊपर कंट्रोल है नीचे केसेज है। हाँ, ये पेड और मैच्ड केस कंट्रोल स्टडी है, तो यहाँ पे हमें पेड ऑड्स रेशियो निकालना है, हम निकाल लेंगे यूजिंग डेटा फ्रॉम द टेबल अनमैच द पेयर्स एंड कैलकुलेट द अनमैच्ड ऑड्स रेशियो। उसके साथ ही हमें अनमैच्ड ऑड्स रेशियो भी निकालना है। ओके, सो यहाँ पे A इज 2, B इज 36, C इज 8 एंड D इज 34। ये लेबल करने से पहले हम देख लेंगे कि जैसा हम मानकर चल रहे हैं जैसा होना चाहिए वैसा ही है ना। ऊपर कंट्रोल, साइड में केसेज, एक्सपोजर पहले, इस यहाँ पर एक्सपोजर ऊपर। सो एक्सपोजर क्या है, स्मोकिंग मोर देन 1 पैक पर डे और स्मोकिंग लेस देन 1 पैक पर डे। तो इसमें मोर देन 1 पैक पर डे एक्सपोजर हुआ ना, वो दोनों में पहले आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सही दिया हुआ है। तो पेड केस कंट्रोल, सॉरी मैच्ड केस कंट्रोल स्टडी में पेड और रेशियो निकालते हैं, उसका फॉर्मूला हो जाएगा b डिवाइडेड बाई सी। b इज 36 डिवाइडेड बाई 8, सो आ जाएगा 4.5। 4.5 ओके, सो रेशियो इज 4.5। अब हमें पूछा है कि इसको अनमैच करना है, तो अनमैच क्या करेंगे, अनमैच के लिए हमारे पास टेबल होती है, ऊपर केस एंड कंट्रोल, साइड में एक्सपोजर प्रेजेंट और एब्सेंट। यहाँ पे एक्सपोजर क्या है, यहाँ पर एक्सपोजर क्या है, स्मोकिंग मोर देन 1 पैक पर डे, स्मोकिंग 1 पैक पर डे। ओके, तो केस में स्मोकिंग मोर देन केस में स्मोकिंग मोर देन 1 पैक पर डे इज 38, तो 38 यहाँ आ जाएगा। कंट्रोल में स्मोकिंग मोर देन 1 पैक पर डे इज 10, तो 10 यहाँ आ जाएगा। एक्सपोजर प्रेजेंट है ना, हाँ। अब एक्सपोजर एब्सेंट है और केस में दैट इज 42, तो ये 42 आ जाएगा। और एक्सपोजर एब्सेंट है कंट्रोल में, दैट इज 70, तो ये 70 आ जाएगा। तो हमारी जो केस कंट्रोल स्टडी अनमैच्ड के लिए बनेगी दैट विल बी ये A इज 38, B इज 10, C इज 42 एंड D इज 70। तो ऑड्स रेशियो आ जाएगा AD डिवाइडेड बाई BC। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 6.33। इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि केसेस में एक्सपोजर होने की प्रोबेबिलिटी या केसेस में एक्सपोजर होना 6.33 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, सो केसेस में मोर देन 1 पैक पर डे स्मोकर्स होने 6.33 टाइम्स ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ज़्यादा हैं। तो जिनको कैंसर हुआ वो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग कर रहे थे, ये कह सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, मेस्ट को अनमेस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये सब हमने देख लिया। नाउ कमिंग टू द कोर्ट स्टडी। कोर्ट स्टडी में हम क्या निकालते हैं, एक तो डिजीज ऑड्स रेशियो निकाल सकते हैं, वो हमने देखा है। फिर रिलेटिव रिस्क निकालते हैं, एट्रीब्यूटेबल रिस्क निकालते हैं और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क निकालते हैं। कोर्ट स्टडी में टेबल बनती है ऐसे, ऊपर डिजीज, नॉन डिजीज, एक्सपोजर, नॉन एक्सपोजर, और हमारी स्टडी स्टार्ट होती है एक्सपोजर से। एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर दो ग्रुप को हम लेकर चलते हैं, उसके बाद में उनको फॉलो करते हैं तब तक कि उनमें डिजीज ना हो जाए।
तो यहाँ हम इंसिडेंस निकालते हैं, क्योंकि हम एक्सपोजर एंड नॉन एक्सपोजर को लेकर चलते हैं। तो इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोजर इज ए में डिजीज हुई, टोटल कितने थे, ए प्लस बी। ऐसे इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग नॉन एक्सपोज्ड इज सी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी। ओके, सो इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड एंड इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड, इन दोनों का जब रेशियो कर देते हैं, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड, उसी को हम रिलेटिव रिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव रिस्क। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक्सपोज्ड में नॉन एक्सपोज्ड की तुलना में कितने गुना ज़्यादा डिजीज हो रही है, यही बता रहा है ना। तो रिलेटिव रिस्क इज एन इंडेक्स टू एस्टिमेट द रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सपोजर। हम कह सकते हैं कि नॉन एक्सपोज्ड की तुलना में एक्सपोज्ड में कितने गुना ज़्यादा डिजीज हो रही है, दैट इज रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर। और उसका फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी। अब क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। और जब डिजीज कोई रेयर होती है, जब कोई डिजीज रेयर होती है, डिजीज रेयर होगी तो डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी जो ए और सी है वो बहुत कम होगी, और ये बहुत ज़्यादा होगी। रेयर का मतलब 10 लाख में एक या 1 लाख में एक, तो ये तो बहुत कम हो गई। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, लगभग बी हो जाएगा। ए प्लस बी जो है वो लगभग बी हो जाएगा, वो नेग्जिलेबल हो जाता है ए। इसे सी प्लस डी जो है वो लगभग डी हो जाता है, सी जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ए प्लस बी लगभग बी हो जाता है, और सी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी जो है वो लगभग डी हो जाता है। और ये कब होता है, जब डिजीज रेयर हो। तो ध्यान रखना है, जब डिजीज रेयर हो तब होता है। तो उस कंडीशन में रिलेटिव रिस्क ये आ जाएगी, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ए डी डिवाइडेड बाई बी सी। और हमने देखा था कि यही ऑड्स रेशियो होता है, यही ऑड्स रेशियो होता है। तो वी कैन से जब डिजीज रेयर हो तो ऑड्स रेशियो इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रिलेटिव रिस्क। ऑड्स रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रिलेटिव रिस्क। कब होगा ये, एक कंडीशन तो जब डिजीज रेयर हो, इसके साथ साथ दो कंडीशन और होती हैं। दूसरा कि कंट्रोल्स जो है वो पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव हो, कंट्रोल जो है वो पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव हो। तो इन दो कंडीशन में ऑड्स रेशियो रिलेटिव रिस्क के लगभग बराबर आ जाएगा। रिलेटिव रिस्क जो कि हमें डिजीज के बारे में बताता है, तो जो नॉन डिजीज है उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो ये हमें ये बताता है कि एक्सपोजर में नॉन एक्सपोजर के कंपैरिजन में कितने गुना ज़्यादा डिजीज हो रही है। जो ऊपर है उसमें होगी, जो नीचे है नॉन एक्सपोजर उसके कंपैरिजन में होगी। सपोज रिलेटिव रिस्क 6 आ रहा है, इसका मतलब एक्सपोजर में 6 टाइम्स डिजीज होना की प्रोबेबिलिटी नॉन एक्सपोजर के कंपैरिजन में है। ओके, तो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, कोहोर्ट टेबल। पहले हम देख लेंगे कि टेबल सही है, जैसी हमें चाहिए वैसी है या नहीं। डिजीज, नो डिजीज, एक्सपोजर ऊपर और नॉन एक्सपोजर नीचे। अब इसमें हमें रिलेटिव रिस्क निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इंसिडेंस अमंग एक्सपोज निकालेंगे, दैट विल बी 200 डिवाइडेड बाई 10,000। फिर इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज निकालेंगे, दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाई 10,000। इससे हम रिलेटिव रिस्क निकाल लेंगे, वो आ जाएगी 2। सो हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इंसिडेंस रेट ऑफ डिजीज इज 2 टाइम्स हायर इन द एक्सपोज्ड ग्रुप देन द एक्सपोज्ड नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप। गॉट इट। सो रिलेटिव रिस्क भी 1 हो सकती है, 1 से कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। अगर 1 है देन देर इज नो एसोसिएशन। मोर देन 1 है इट मीन्स डिजीज जो है वो एक्सपोजर में ज़्यादा है नॉन एक्सपोजर के कंपैरिजन में, पॉजिटिव एसोसिएशन, रिस्क फैक्टर आ गया। और कम है, इसका मतलब एक्सपोज्ड में कम है, नॉन एक्सपोज्ड में ज़्यादा है, इट मीन्स इट इज प्रोटेक्टिव फैक्टर और नेगेटिव एसोसिएशन। नाउ कमिंग टू द एट्रीब्यूटेबल रिस्क।
अब आप सबको पता है कि सिगरेट स्मोक करने से लंग कैंसर होता है, लेकिन अगर 5 आदमियों को आप जाग के बोलोगे कि सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है तो आपको नहीं पीनी चाहिए, तो वो क्या कहेंगे? XYZ पर्सन ने ज़िंदगी में कभी सिगरेट के हाथ नहीं लगाया और उसकी लंग कैंसर से डेथ हो गई। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? किसी भी डिजीज होने की रिस्क, किसी भी डिजीज, सपोज लंग कैंसर, इसके होने की रिस्क जो है सब में एक बेस लाइन रिस्क होती है। सपोज ये बेस लाइन रिस्क है, सब में होती है, वो उसको बैकग्राउंड इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, वो सब में होगी थोड़ी थोड़ी, जेनेटिक फैक्टर्स के कारण या किसी भी फैक्टर्स के कारण, एजिंग के कारण सब में होगी। अब उसका जो एक्सपोजर होगा, जो इसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, सपोज सिगरेट स्मोकिंग है, वो जो स्मोक कर रहे हैं उसमें इसको बढ़ा देगा, वो इसको बढ़ा देगा, और जो नॉन स्मोकर हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये जो बढ़ी हुई रिस्क है, ये जो है वो सिगरेट के कारण है, ये जो है वो सिगरेट के कारण है, और इसको हम एट्रीब्यूटेबल रिस्क बोलते हैं। तो द अमाउंट ऑफ डिजीज इंसिडेंस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ए स्पेसिफिक एक्सपोजर, दैट इज एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ये जो है वो सिगरेट के कारण होती है। और कुछ लोगों में चूंकि कम होती है, तो कुछ लोगों में ये भी डिजीज का कारण बन सकती है, बट वो कम होती है, उसको आप बढ़ा दोगे अगर आप एक्सपोजर ले लोगे। तो अगर आप सिगरेट कंज्यूम करोगे तो आपके कैंसर बढ़ जाएगा। बैकग्राउंड इंसिडेंस से अबव जो होती है, दैट इज इंसिडेंस ड्यू टू एक्सपोजर एंड इट इज एट्रीब्यूटेबल रिस्क। सो एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। इंसिडेंस कैसे निकालेंगे? 2/2 टेबल से, एक्सपोज से भी और नॉन एक्सपोज से भी। अब इसको हम परसेंटेज में अगर लें तो इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड इनटू 100%। सो इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड माइनस नॉन एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय एक्सपोज्ड, सो ये आ जाएगा एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय नॉन एक्सपोज्ड इज रिलेटिव रिस्क, सो 1 minus 1 divided by RR, or we can say relative risk minus 1 divided by relative risk into 100. So attributable risk ये भी होता है, और ये बताता है क्या है कि बैकग्राउंड इंसिडेंस के ऊपर या द रिस्क ड्यू टू एक्सपोजर, और परसेंटेज क्या बताता है कि कितने % लोगों में एक्सपोजर के कारण रिस्क हुआ है। सपोज 100 लोग जो है उनको लंग कैंसर हो गया है और एट्रीब्यूटेबल रिस्क जो है वो 70 आया है, तो इट मीन्स 70% लोगों में सिगरेट के कारण लंग कैंसर हुआ है। सो एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंटेज इज द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपोज्ड पीपुल विद द डिजीज हु डेवलप्ड इट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपोजर। क्या हुआ? सपोज 100 लोग थे जो सिगरेट स्मोक करते थे और उनमें से 70 लोगों में कैंसर हो गया। ये सारे लोग सिगरेट स्मोक करते थे, उनमें से 70 लोगों में कैंसर हो गया है, तो ये सब के सब एक्सपोजर थे, और इसमें से 70 लोगों में ही कैंसर हुआ है। तो ये जो 70% है, इट इज एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंटेज। ओके, proportion of exposed people who are developing disease due to exposure, it is attributable risk। ठीक है, ऐसे ही अगर ये 100 लोग होते जनरल पॉपुलेशन, जिनमें कुछ सिगरेट पी रहे होते कुछ नहीं पी रहे होते, और इसमें से 50 लोगों में सिगरेट पीने से कैंसर हो गया, तो इट इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क, इट इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। जो हम आगे पढ़ेंगे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज रिस्क ड्यू टू एक्सपोजर अमंग एक्सपोज्ड पीपुल, और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज रिस्क ड्यू टू एक्सपोजर अमंग टोटल पॉपुलेशन। गॉट इट? अब अगर सिगरेट बंद कर दें, सिगरेट बंद कर दें, सिगरेट पीना बंद कर दें,
तो जो लोग सिगरेट पी रहे हैं उनमें 70% तक कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, 70% तक। और जो टोटल पॉपुलेशन है, और अगर हम ऐसा कोई कानून बनाते हैं कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तो उनमें 50% तक प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, सो 70 इज एट्रीब्यूटेबल रिस्क एंड 50 इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। गॉट इट। सो 2/2 टेबल है। सबसे पहले हमें देखना है कि टेबल सही से बनी हुई है, जैसी हम चाह रहे हैं वैसी है या नहीं है। अब हमें इसका निकालना है एट्रीब्यूटेबल रिस्क। तो उसके लिए सबसे पहले हम इंसिडेंस अमंग एक्सपोज निकालेंगे, इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज निकालेंगे, फिर रिलेटिव रिस्क निकालेंगे, ये वो आ जाएगी 4। तो रिलेटिव रिस्क 4 का मतलब लंग कैंसर जो है स्मोकर्स में 4 गुना ज़्यादा होता है नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन में। एट्रीब्यूटेबल रिस्क आ जाएगी 0.4 एक्सपोज्ड माइनस नॉन एक्सपोज्ड, इट इज 0.3। सो 30% एक्सेस रिस्क ड्यू टू स्मोकिंग। किसमें? अमंग स्मोकर्स, ये याद रखना है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज ऑलवेज इन एक्सपोज्ड ड्यू टू एक्सपोजर, अमंग एक्सपोज्ड ड्यू टू एक्सपोजर। अगर इसको परसेंटेज में बदल देंगे तो ये 75% आ जाएगी। इसका मतलब 75% ऑफ लंग कैंसर अमंग स्मोकर्स इज एट्रीब्यूटेबल टू स्मोकिंग। या फिर हम अगर स्मोकिंग को बंद कर देंगे तो स्मोकर्स में 75% लंग कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। गॉट इट। सो एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज अमंग एक्सपोज्ड ड्यू टू एक्सपोजर एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज among total population due to exposure. Okay, so ये हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। ए रिजल्ट ऑफ 10 ईयर कोहॉर्ट स्टडी ऑन स्मोकिंग एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज आर शोन इन बिलो। ठीक है, हमें निकालना है रिलेटिव रिस्क, हम निकाल लेंगे। व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ CHD इन स्मोकर्स देन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू स्मोकिंग। क्या निकालना है? एट्रीब्यूटेबल रिस्क। एंड व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इंसिडेंस ऑफ CHD इन स्मोकर्स दैट इज एट्रीब्यूटेबल ड्यू टू स्मोकिंग। क्या निकालना है? एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंटेज। एंड इफ 45% ऑफ द पॉपुलेशन आर स्मोकर्स, व्हाट इज द पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क निकालनी। ओके, सो सबसे पहले हम रिलेटिव रिस्क निकालेंगे। तो रिलेटिव रिस्क आ जाएगी 6.5। ओके, सो रिलेटिव रिस्क आ जाएगी 6.5 एंड इट मीन्स इंसिडेंस ऑफ CHD इज 6 टाइम्स हायर अमंग स्मोकर्स देन नॉन स्मोकर्स। ओके, रिलेटिव रिस्क में हम डिजीज की बात कर रहे होते हैं और ऑड्स रेशियो में हम एक्सपोजर की, जब तक डिफाइंड नहीं हो, एक्सपोजर की बात कर रहे होते हैं। सो एट्रीब्यूटेबल रिस्क कैसे निकालेंगे? इंसिडेंस अमंग स्मोकर्स माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन स्मोकर्स, तो ये आ जाएगा 27.5। और एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस अमंग अनएक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड, तो ये आ जाएगा 84.61%। इट मीन्स 84.61% cases of CHD among smokers were due to smokings. Among smokers due to smokings. Among exposed due to exposure. यही तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क है, परसेंटेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क निकालना है, जिसको एटियोलॉजिकल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये हमें ये बताता है कि उस एक्सपोजर के कारण कितने केस पॉपुलेशन में हुए, टोटल पॉपुलेशन में हुए। इट मीन्स एट्रीब्यूटेबल रिस्क इन द टोटल पॉपुलेशन, व्हाट proportion of the disease incidence in total population can be attributed to a specific exposure। या फिर अगर हम उस एक्सपोजर को बंद कर दें कोई कानून बनाकर, तो टोटल पॉपुलेशन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। और ये होता है इंसिडेंस इन टोटल पॉपुलेशन माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अमंग टोटल पॉपुलेशन। ओके, तो इंसिडेंस अमंग टोटल कितना कहाँ से आएगा? या तो हमें दिया हुआ होगा कि टोटल पॉपुलेशन में इंसिडेंस इतना है, या फिर
हमें एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर में तो इंसिडेंस पता ही होता है, उनको जोड़ देंगे। अब उनको जोड़ेंगे कैसे, दोनों 50-50 तो है नहीं, तो दोनों जिस प्रोपोर्शन में होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज 40% एक्सपोजर है, 40% एक्सपोजर है, तो 0.4 से एक्सपोजर को और 0.6 से नॉन एक्सपोजर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल इंसिडेंस, इंसिडेंस अमंग टोटल पॉपुलेशन। गॉट इट। इंसिडेंस सॉरी प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स हमें 0.45 दिया हुआ था, तो ये 0.45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नॉन स्मोकर्स वाला 0.55 से आ जाएगा, तो आ जाएगा 17.37 पर 1000 पॉपुलेशन। इट इज इंसिडेंस अमंग टोटल पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज इंसिडेंस अमंग टोटल पॉपुलेशन माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अमंग टोटल पॉपुलेशन। It is 17.37 minus 5 divided by 17.37, 71.2%। कैसे इंटरप्रेट करेंगे इसको, 71.2% cases among total population are due to exposure, due to smoking। या फिर अगर हम स्मोकिंग सिजेशन कोई प्रोग्राम लाते हैं तो 71.2% केसेज को टोटल पॉपुलेशन में हम रोक सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हमें एक और स्टडी दी हुई है और इसमें हमें निकालना है कैलकुलेटेड द रिलेटिव रिस्क ऑफ लंग कैंसर एंड बेस्ड ऑन द स्टडी द मेयर ऑफ ए सिटी वांट्स टू इम्प्लीमेंट ए कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन लंग कैंसर एंड thereby prevent smoking. If the prevalence of a smoker in the population is 40%, what are the total gains that can be expected from this campaign? पहले हमें रिलेटिव रिस्क निकालना है जो कि सिंपल है, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। फिर हमें पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क निकालना है जो कि इंसिडेंस अमंग टोटल पॉपुलेशन माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अमंग टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में इंसिडेंस कहाँ से आएगी, एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर को उसी प्रोपोर्शन में ऐड कर देंगे और प्रोपोर्शन हमें 40% दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन आगे दिया हुआ है, आप पॉज करके देख लेना। नाउ कमिंग टू द आरसीटी। आरसीटी में हम क्या करते हैं, या तो इंसिडेंस बेस्ड स्टडी करते हैं जिसके लिए हम वो एट्रीब्यूटेबल रिस्क, रिलेटिव रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क देखेंगे, या फिर हम इफेक्ट मेजर करते हैं, एसोसिएशन की बजाय इफेक्ट मेजर करते हैं। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको देखने के लिए पहले हम आरसीटी को देख लेते हैं कि आरसीटी में दो ग्रुप होते हैं, करंट ट्रीटमेंट एंड न्यू ट्रीटमेंट, या ट्रीटमेंट और कंट्रोल। उसमें से कुछ में इम्प्रूव होता है, कुछ में नहीं होता। ऐसे जो कंट्रोल है उसमें कुछ में इम्प्रूव होता है, कुछ में इम्प्रूव नहीं होता। तो ये ऐसे 2x2 टेबल बनती है, दो ग्रुप जो है इंटरवेंशन ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। डिजीज, कुछ में डिजीज होती है और कुछ में डिजीज नहीं होती। ओके, सो ये जो है डिजीज होना या नहीं होना, ये बैड आउटकम भी बैड इवेंट भी हो सकती है, गुड इवेंट भी हो सकती है। तो आरसीटी में हम हमेशा इवेंट देखते हैं, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था उसके बेसिस पे, अगर हमें एडवर्स इफेक्ट कम करना हो तो बैड इवेंट हो जाएगी, अगर हमें कोई प्रॉफिट देखना हो, कोई एडवांटेज देखना हो ड्रग का, तो वो गुड इवेंट हो जाएगी। तो हम इसमें इवेंट देखते हैं, तो इवेंट के बेसिस पे एक्सपेरिमेंटल इवेंट रेट हो जाएगी जो एक्सपेरिमेंटल आर्म में होगी, और कंट्रोल इवेंट रेट हो जाएगी जो कंट्रोल आर्म में होगी। सपोज ये 2x2 टेबल है। ओके, सो ये एक्सपेरिमेंट है, इंटरवेंशन आर्म है, ये कंट्रोल आर्म है, ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट नहीं होने की है। ठीक है, तो ये ए बी सी और डी कंट्रोल। तो एक्सपेरिमेंटल इवेंट रेट, एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन में इवेंट रेट इज ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ऐसे ही कंट्रोल इवेंट रेट, कंट्रोल में इवेंट क्या हुई, सी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी। ओके, सो हमें ये याद रखना है, एक्सपेरिमेंटल इवेंट रेट, इवेंट इन ट्रीटमेंट ग्रुप डिवाइडेड बाई टोटल इन ट्रीटमेंट ग्रुप। ऐसे ही कंट्रोल
इवेंट रेट इज कंट्रोल में इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल इन कंट्रोल ग्रुप। ये टेबल जो है वो उल्टी भी हो सकती है, इंटरवेंशन और कंट्रोल ऊपर आ सकता है और ये जो इवेंट और नॉन इवेंट नीचे आ सकता है, तो ये चेंज हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई प्लस बी आ जाएगा या सी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर रिलाई नहीं करके आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको कॉन्सेप्ट बना कर चलना है। अब रिलेटिव रिस्क रिडक्शन क्या होता है? मेजर्स हाउ मच रिस्क इज रिड्यूस्ड इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंपेयर टू द कंट्रोल ग्रुप। उस इंटरवेंशन के कारण कंट्रोल ग्रुप के कंपैरिजन में एक्सपेरिमेंट ग्रुप में कितनी रिस्क रिड्यूस हुई, उसको रिलेटिव रिस्क रिडक्शन बोलते हैं, एंड दैट इज गिवन बाय द दिस फॉर्मूला। हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक आरसीटी की थी प्रेशर बैंडेज की कोरोनरी एंजियोबायोग्राफी पेशेंट्स में, और हमें पूछा है कि रिलेटिव रिस्क रिडक्शन कितना होगा। तो रिलेटिव रिस्क रिडक्शन के लिए सबसे पहले हमें CER और EER चाहिए। तो EER किस में होगा? प्रेशर बैंडेज है हमारा जो ये इंटरवेंशन है, तो इसमें EER आ जाएगा और इसमें CER आ जाएगा। और कैसे आएगा? इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो 18 डिवाइडेड बाई 519, और इवेंट होने की इवेंट यहाँ पर 37 में हुआ है, 37 डिवाइडेड बाई 556, तो EER आ गया 0.034 एंड CER आ गया 0.066। रिलेटिव रिस्क इंसिडेंस, रिलेटिव रिस्क रिडक्शन हमें निकालना है, तो ये क्या होगा? EER डिवाइडेड बाई CER, इट रिलेटिव रिस्क 0.51। रिलेटिव रिस्क क्या होता है कोर्ट स्टडी में? इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाई इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। तो यहाँ पे इंसिडेंस अमंग इवेंट ग्रुप एंड डिवाइडेड बाई नॉन इवेंट ग्रुप्स, तो EER डिवाइडेड बाई CER, ये रिलेटिव रिस्क हो जाएगा एंड दैट विल बी 0.51। ये क्या बताता है? ये बताता है कि लगभग आधे केस में 51%, लगभग आधे केस में प्रेशर बैंडेज देने से ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी। Those given pressure bandages were about half as likely to develop bleeding as those without not given bandages। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जब हम प्रेशर बैंडेज देते हैं, ऊपर प्रेशर बैंडेज देते हैं, नीचे नहीं देते, तो ये बताता है कि those given pressure bandages were about half as likely to develop bleeding as those who were not given bandages। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है रिलेटिव रिस्क का, क्योंकि ये जब लगभग 50% आ रहा है तो आप इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। तो हम रिलेटिव रिस्क रिडक्शन में आते हैं। रिलेटिव रिस्क रिडक्शन क्या होता है? CER माइनस EER डिवाइडेड बाई CER, या इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 माइनस रिलेटिव रिस्क, तो ये आ जाएगा 49%। ये क्या बताता है कि 49% रिडक्शन हो जाता है इंटरवेंशन करने से, और इंटरवेंशन हमारा था प्रेशर बैंडेज। सो वी कैन से द यूज ऑफ द प्रेशर बैंडेज हैज रिड्यूस्ड द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग अमंग पेशेंट्स अंडरगोइंग कोरोनरी एंजियोग्राफी 49%। ओके, अब समझ में आया? RRR रिलेटिव रिस्क रिडक्शन जितना बेटर होगा उतना इंटरवेंशन बेटर होगा। अगर ये 100% कर देता तो और बेटर होता, अगर ये 2% करता तो इतना बेटर नहीं होता। ठीक है, तो ये रिलेटिव रिस्क रिडक्शन इंपॉर्टेंट होता है आरसीटी में। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये अभी हमने यहाँ पर देखा। कमिंग टू द एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन, अगर हम रिलेटिव को हटा देते हैं तो एब्सोल्यूट बच जाएगा CER माइनस AER। ये तभी इंपॉर्टेंट होता है जब हमें एब्सोल्यूट रिस्क पता हो, जब हमें अंडरलाइंग रिस्क पता हो। सपोज रिस्क जो है वो 0.67 है और एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन जो है वो 0.37 हो गया। इट मीन्स इंटरवेंशन के कारण 0.37 कम हो गया और बचा 0.3। तो ये तभी मीनिंगफुल है जब हमें 0.67 पता हो, और अगर हमें 0.67 पता नहीं हो, सिर्फ हमें ये पता हो
0.37 एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन है, तो इसका क्या काम आएगा? हमें पता नहीं रहेगा ना कि कंट्रोल आर्म में कितनी थी और ट्रीटमेंट आर्म में कितनी बची है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन तभी काम की होती है जब हमें अंडरलाइंग इंसिडेंस एंड रिस्क ऑफ द इवेंट ऑफ इंटरेस्ट पता हो। सेम एग्जांपल है, हमें इसमें एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन पता करना है, क्या आ जाएगा? CER माइनस EER, तो यह आ जाएगा 0.032 और 32%. So we can say, so the use of pressure bandages has prevented bleeding in 3.2% of the patient. 3.2% पेशेंट में ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर दिया प्रेशर बैंडेज ने, और रिलेटिव रिस्क रिडक्शन इज जिन्होंने प्रेशर बैंडेज नहीं लगाई है उनके कंपैरिजन में कितना कम हुआ है रिस्क, दैट इज रिलेटिव रिस्क रिडक्शन, और एब्सोल्यूट कितना कम कर दिया है एब्सोल्यूट टर्म्स में, दैट इज एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन। नाउ कमिंग टू द नंबर नीडेड टू ट्रीट। नंबर नीडेड टू ट्रीट क्या होती है? सपोज आपने एक नई ड्रग दी टू लोअर द हाइपरटेंशन, तो ये एक ड्रग, सपोज ये ए ड्रग है, ये ए ड्रग आप कितने लोगों को दोगे ताकि वो हाइपरटेंशन जितना हम चाहते हैं उतना कम कर सके एक सिंगल पेशेंट में? सब में तो करेगी नहीं, आइडियली सब में करनी चाहिए, आइडियली सब में करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो सब में नहीं करेगी। अगर आप 5 पेशेंट को दोगे तो वो एक में करेगी, ठीक है, तो ये 5 क्या हो गया? नंबर नीडेड टू ट्रीट, ये 5 क्या हो गया? नंबर नीडेड टू ट्रीट। और ये आइडियली कितना होना चाहिए? अगर एक को दे तो एक में इफेक्ट आना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो एक फेवरेबल आउटकम आने के लिए हमें जितने पेशेंट में ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, दैट इज नंबर नीडेड टू ट्रीट। सो नंबर ऑफ पेशेंट्स who would have to be given the experimental therapy in order to prevent one adverse event from occurring. ओके, तो ये हो गया नंबर नीडेड टू ट्रीट, और ये आता है 1 डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन। आइडियली ये 1 होना चाहिए, 1 से ऊपर होता है, और जितना ऊपर जाता जाएगा उतना ही ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी, ठीक है। ये 1 के क्लोज होना चाहिए, आइडियली 1 होना चाहिए। सो ये एक सेम एग्जांपल, इसमें हमें NNT निकालना है, तो NNT आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ARR होता है CER माइनस EER, तो ये आ जाएगा 3.13%। इट मीन्स लगभग हम 32% को प्रेशर बैंडेज देंगे तो एक में वो ब्लीडिंग को रोकेगा। अगर वही हम फेवरेबल की बजाय बैड इवेंट को देख रहा हूँ, हार्मफुल इवेंट को देख रहे हो, तो वो नंबर नीडेड टू हार्म हो गया, ठीक है। तो नंबर नीडेड टू हार्म इज नंबर ऑफ पीपल हु वुड नीड टू रिसीव एन इंटरवेंशन फॉर 1 पर्सन टू सफर ए हार्मफुल इवेंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या हो गया? सपोज आपने 100 लोगों को एक ड्रग दी और उसमें से एक में एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, तो ये 100 जो है वो नंबर नीडेड टू हार्म हो गया। अगर आपने 1000 लोगों को दी और एक में एडवर्स इवेंट आ रहा है, तो इस 1000 जो है वो NNH हो गया, ठीक है। मैथमेटिकली ये सिमिलर होता है फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन। ओनली डिफरेंस क्या होता है? हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन में एडवर्स इवेंट को देख रहे हैं तो वो NNH आ जाएगा, और फेवरेबल आउटकम को देख रहे हैं तो वो NNT आ जाएगा। गॉट इट? सो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि NNT अच्छा है या NNH अच्छा है, किस रेशियो में वो फेवरेबल होना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लिनिशियन का ऑब्जेक्टिव क्या है। सपोज एक पेन रिलीफ के लिए हमने एक ड्रग दी, उसका NNT 3 आ गया और NNH उसकी वजह से ब्लड डिस्करियासिस होता है, कोई ब्लड डिसऑर्डर हो गया, वो 50 आ गया। तो पहले तो इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? NNT 3 है मतलब वो ड्रग देंगे 3 लोगों को तो एक में पेन रिलीफ आएगा,
लेकिन अगर वो ड्रग 50 लोगों को दे दी तो एक में सीरियस ब्लड डिसऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक 50 में से अगर एक में भी सीरियस ब्लड डिसऑर्डर डेवलप होता है तो वो इसके बेनिफिट को आउटवेव कर रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा सीरियस है। तो हम यहाँ पर इस ड्रग को डिस्कार्ड कर देंगे डिस्पाइट हैविंग NNT3। बहुत अच्छा NNT है, बट सीरियस इवेंट्स दो रेयर है बट सीरियस है। एडवर्स इवेंट दो रेयर है बट सीरियस है, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो ऐसे ये सब्जेक्टिव होता है कि हमें क्या मानना है क्या नहीं मानना, कोई मैथमेटिकल एग्रीमेंट नहीं होता। ओके, सो हमें दिया है 95% 1 वीक क्योर रेट पुराने ट्रीटमेंट से थी, और नए ट्रीटमेंट से 97% 1 वीक क्योर रेट आ गई। इसमें हमें रिलेटिव रिस्क निकालना है, एट्रीब्यूटेबल रिस्क रिडक्शन निकालना है और NNT निकालना है। तो रिलेटिव रिस्क आ जाएगा रिस्क ऑफ क्योर विद न्यू ड्रग, रिस्क ऑफ क्योर विद ओल्ड ड्रग, तो ये आ जाएगा 1.02। ओके, एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन आ जाएगा CER माइनस EER, तो ये आ जाएगा -0.95 माइनस 0.97 माइनस 0.02। ठीक है, तो माइनस का निशान आ रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। माइनस मतलब हम इसमें तो CER को ज़्यादा लेकर चल रहे हैं, मतलब कंट्रोल आर्म में इवेंट ज़्यादा हो रही है, दैट इज कंट्रोल आर्म में इवेंट ज़्यादा हो रही है, दैट इज एडवर्स इवेंट को चल के चल रहे थे या किसी भी रिस्क को लेकर चल रहे थे, और जबकि यहाँ पे तो फायदा हो रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि नेगेटिव में रिस्क है, इसका मतलब फायदा हो रहा है। तो 0.002 इज द एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन, और NNT आ जाएगा 1/0.002, इट इज 50। इट मीन्स 50 पेशेंट्स को हम ट्रीट करेंगे तो एक में डिजायर्ड इफेक्ट आ जाएगा, इट इज NNT। तो आज हमने मेजर्स ऑफ एसोसिएशन देखे, उसमें हमने ऑड्स रेशियो देखा, उसमें हमने रिलेटिव रिस्क देखा, एट्रीब्यूटेबल रिस्क देखा, एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंटेज देखा, पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क देखा, और वहीं RCT में हमने रिलेटिव रिस्क रिडक्शन देखा, एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन देखा, NNT देखा एंड NNH देखा। NNT एंड NNH बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर्स में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे किसी कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। टिल देन बाय बाय।